तो स्टूडेंट देखो और एक तो सम है, ये आईसी 2013 में आया था, इलस्ट्रेशन 54। इसमें भी वी हैव टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एक्चुअली हम लोग ये जो मेरा फॉर्मेट है, ये जो हम लोग का फॉर्मेट है, ये एक्चुअली हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो होता है। ये जो हमने फॉर्मेट दिए हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढूंढना है। तो इससे पहले देखो मेरा जो यहाँ बहुत सारा ज़्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें मेरा ऑलमोस्ट सभी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है। लेकिन एक चीज़ है कि देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरा करंट लायबिलिटीज भी नहीं है और ये मेरा करंट एसेट्स भी नहीं है, एज बिकॉज वी नो दैट प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, इसलिए ये करंट एसेट्स है। एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। तो पहले दो लेजर बना लेते हैं फटाफट, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, दो लेजर हमने बना चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग में बिठा दिया है हमने। देखो ये 1,30,000 और 94, 1,30,000 और 94, और मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस 4,000। चलो अब देखते हैं क्या है। देखो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है 3,000। टैक्स प्रोवाइड का जर्नल एंट्रीज नॉर्मली होता है कि प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, सॉरी सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो नॉर्मली जब टैक्स जो प्रोवाइड होता है, टैक्स पेड नहीं, टैक्स जो प्रोवाइड होता है वो हम लोग का यहाँ निकला पड़ता है, टू सरप्लस पीएल, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं टैक्स प्रोविजन, ठीक है। टैक्स प्रोविजन मेरा कितना है, तो टैक्स प्रोविजन मेरा 3,000 है। तो टैक्स प्रोविजन 3,000 मेरा हो गया। तो इस तरफ देखो ये 9,000 है, इस तरफ 4,000, जो 5,000 जो आएगा ये मेरा क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ठीक है। तो एक चीज मेरा आ गया, प्रोविजन भी आ गया, टैक्स पेड भी आ गया, क्योंकि ये ऑपरेटिंग में बहुत ही जरूरी है। अब देखो मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000। What do you mean by the accumulated of depreciation? Accumulated depreciation मतलब मशीन जब से खरीदे from the date of purchase to the date of sales. Total depreciation is known as accumulated depreciation. So the cost price is 40,000 and the accumulated depreciation is 18,000. So what will be the written down value? The written down value will be 40,000 minus 18,000. It's become 22,000. So the written down value is 22,000. Now you sold it for 17,000. तो देखो 22,000 का माल हम लोग 17,000 में सेल कर रहे, डेफिनेटली वी सफर अ लॉस ऑफ 5,000। तो इसका एंट्री हमको मशीनरी अकाउंट में देना है। कैसे डालेंगे, तो पहले देखो भाई बैंक अकाउंट जो होगा, सेल हमने किया है, कितने में सेल किया है हमने, तो देखो 17,000, और हमने कितना लॉस सफर किया है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, या सरप्लस पीएल भी लिख सकते हैं, सरप्लस पीएल लिख सकते हैं हम लोग, लिख के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लॉस। तो लॉस स्टूडेंट कितना होगा, लॉस जो होगा इक्वल्स टू, हम लोग ब्रैकेट दे सकते हैं, देखो 40,000 था, 40,000 में मेरा 18,000 चला जाएगा और 17,000 मेरा सेल है, तो जो बचेगा 5,000 मेरा लॉस है, ठीक है। और मशीनरी का कुछ है नहीं, तो इसको बंद करने से देखो ये साइड में 1,16,000 आ रहा है, 1,30,000, मतलब इस तरफ से और भी एक चीज आएगा। तो क्या स्टूडेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सेल हो चुका है, तो बाय सरप्लस ये मेरा आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जरूरी है। तो कितना आएगा, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है देखो 130 है, यहाँ 116 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है 14,000। तो देखो 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। तो देखो ये दो लेजर हमने पहले बना लिए हैं, 1,30,000 और 94 था, 17,000 में हमने सेल किया है, 5,000 मेरा लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है 14,000, और बाकी जो बैलेंस है टैक्स में क्या है, टैक्स प्रोविजन है 3,000 और टैक्स पेमेंट किया है हमने 5,000, ठीक है। तो लो अब सम में आते हैं। सम में आने से पहले हम लोग वर्किंग्स में आएंगे पहले। तो वर्किंग्स में देखो मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 90,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 90,000। अब आते हैं क्या क्या है, तो देखो ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐसा कुछ है कि नहीं देखना पड़ेगा, टैक्स प्रोवाइड है, टैक्स ट्रांसफर कुछ है नहीं, नॉर्मली ट्रांसफर कुछ है नहीं,
प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स प्रोवाइड वाला जो होता है 3000, ठीक है, 3000 प्रॉफिट ऑन सेल, रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बस और कुछ है ही नहीं। तो मेरा इसमें सिर्फ एक ही आइटम आया, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है, तो 93,000, ठीक है, 90,000 प्रॉफिट है और प्रोविजन फॉर टैक्स 3000, तो ऑटोमेटिकली देखो ये 93,000 यहाँ चला गया। अभी हम लोग को एडजस्टमेंट करना है क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग को ऐड करना है। सो उसमें क्या क्या आ रहा है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इसमें देखो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग का डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट किए हैं, डिप्रिसिएशन आया मेरा कितना, तो याद रखना पड़ेगा मेरा डेप्रिशिएशन आया 14,000, ठीक है, डेप्रिशिएशन 14,000 आया और हमने लॉस किया है 5,000। तो यहाँ फटाफट हम लोग लिख सकते हैं कि डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी मेरा आया 14,000, यहाँ कोई गुडविल था नहीं, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में मेरा आएगा 5,000। इंक्रीज कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसा भी कुछ प्रिलिमिनरी, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, देखो 2,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2,000 ये भी ऐड में होगा। उसके बाद देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो कोई भी एसेट बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर इस अंडर में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड लैंड इज एसेट्स, तो एसेट बेचने से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ 5,000, तो ये मेरा नेगेटिव में जाएगा, हाउ मच, इट्स 5,000, ठीक है। तो ये हो गया, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल था, ये गुडविल में एमोर्टाइजेशन मेरा था 12,000, ठीक है, ये मेरा छूट गया था। तो देखो ऑल में ए बी सी डी ई सभी हम लोग का हो गया है, ठीक है, लॉस भी हो गया, कितना बेचे हम लोग हो गया, तो हम लोग को क्या प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल हम लोग को आ गया है, ठीक है। स्टूडेंट हम यहाँ पर एक्सेल में सीट में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर वगैरह आते रहेगा, ठीक है। अभी चलो शुरू करते हैं, एट डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स कौन सा डिक्रीज हुआ है, तो पहले ये ढूंढ लेते हैं कि कौन सा करेंट एसेट्स डिक्रीज हुआ है। तो देखो मेरा करेंट एसेट्स में मेरा है अकाउंट्स रिसीवेबल 16 से 20, तो ये इंक्रीज हुआ है, 15 से 12 हुआ है, तो इन्वेंट्री मेरा डिक्रीज हुआ है, तो इन्वेंट्री कितना डिक्रीज हुआ है 3,000, जो कि मेरा पॉजिटिव में आएगा और प्लस में आएगा। कैश एट बैंक मेरा देखो 10,000 से 8,000, लेकिन कैश एट बैंक वी आर नॉट ट्रीटेड एज एन करेंट एसेट इन कैश फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैश और बैंक कैश फ्लो में वी आर नॉट ट्रीटेड एज एन करेंट एसेट्स, ओके। अब देखो ये अकाउंट्स पेबल है, ये भी अकाउंट्स पेबल है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म 2,000 से 5,000 सब इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, 2,000 से इंक्रीज ही हो रहा है। तो अभी देखो, अब देखो ऐड में और क्या क्या आता है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट लायबिलिटीज कुछ इंक्रीज हुआ नहीं, यू हैव टू चेक। तो देखो करेंट लायबिलिटीज में मेरा अकाउंट्स पेबल 11 से 9,000 डिक्रीज हुआ है, और मेरा एक्सपेंसेस पेबल इंक्रीज हुआ है 5,000 से 6,000, तो ये मेरा यहाँ पर एक आएगा एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस पेबल जो है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा 1,000 प्लस में आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसके बाद देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इट्स नॉट ट्रीटेड एज करेंट एसेट, बस और कुछ है ही नहीं। अभी हम लोग आ जाते हैं लेस में, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स कौन सा इंक्रीज हुआ है, देखो मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल मेरा इंक्रीज हुआ है, हाउ मच इट इज इंक्रीज 16 से 20,000, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल और टेल रिसीवेबल में हम लोग ये अमाउंट डाल सकते हैं, 16 से 20,000 हुआ, दैट मीन इट इज अ 4,000। इन्वेंट्री मेरा हो गया, कैश एट बैंक नहीं होगा, ठीक है। और क्या है मेरा, अब देखो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, अब करेंट लायबिलिटीज में मेरा डिक्रीज क्या क्या है, तो देखो 11 से 9,000, तो अकाउंट्स पेबल मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अकाउंट्स पेबल मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल मेरा डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 11 से 9, मतलब 2,000 मेरा नेगेटिव में आएगा। ये भी थोड़ा गलती किया है, जो भी माइनस में होगा उसको हमको माइनस में लिखना है, जो आइटम नहीं है वो हम ये कर दे रहे हैं। तो देखो मेरा 1 2 3 4, अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो 2,000 से 5,000, तो इंक्रीज हुआ है, तो करेंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लेस में आता है। यहाँ पे छूट गया मेरा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना मेरा इंक्रीज हुआ है, तो देखो मेरा इन्वेस्टमेंट 2,000 से 5,000, तो 3,000 मेरा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा देखो जितना करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम हो गया है, ठीक है, मेरा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम हो गया है। अभी सिर्फ हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, और इनकम टैक्स पेड कितना है मेरा, तो इनकम टैक्स देखो
अच्छा स्टूडेंट, और एक चीज है कि टैक्स पेड कितना है वो तो डालेंगे, लेकिन एक चीज हम लोग का छूट गया, ये कंटीजेंट लायबिलिटीज। ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजन है कि प्रोपोज डिविडेंड, देखो ये कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये होता ही नहीं है, तो भी ये प्रोपोज डिविडेंड देता है। नॉर्मली पहले क्या होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं और ये बैलेंस शीट में डाल देते हैं। अभी क्या होता है कि नॉर्मली द प्रोपोज्ड डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज लायबिलिटी अंटिल एंड अनलेस द शेयर होल्डर एक्सेप्ट दिस डिविडेंड और नॉट। ठीक है, कि कोई कोई कंपनी क्या क्या होता है कि जो डिविडेंड दे देता है वही शेयर होल्डर को ले सकता है, लेकिन अभी सेबी का गाइडलाइन आ गया कि शेयर होल्डर लोग अगर डिविडेंड एक्सेप्ट करेगा, हाँ कि ये डिविडेंड मेरा फेयर है, तभी जाके इट्स बिकम योर लायबिलिटी। लेकिन ये कंटीजेंट लायबिलिटीज है, तो नॉर्मली कंटीजेंट लायबिलिटीज में जो प्रोपोज डिविडेंड है इसका ओपनिंग कितना है, 10,000 है, तो ये 10,000 भी हम लोग को यहाँ पर लिखना चाहिए था। प्रोपोज डिविडेंड ये 10,000 जो कि हमने नहीं लिखे। चलो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा 1,03,000 आ जाएगा, 1,03,000 यहाँ आएगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके मेरा प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल आ गया। चेंजिंग वर्किंग कैपिटल में लास्ट पार्टी बाकी रह गया जो कि है इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड कितना होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाए थे जिसमें टैक्स प्रोवाइड दिए थे और टैक्स पेड इतना था। नॉर्मली अगर कुछ नहीं बताता है प्रोविजन का टैक्स के बारे में, तो जितना ही प्रोविजन होता है उतना ही मेरा टैक्स पेड होता है। लेकिन इसमें क्या प्रोविजन इतना है और ओपनिंग और क्लोजिंग दिया था, तो टैक्स पेड मेरा आया 5,000। तो ये 5,000 हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहां तक मेरा आंसर आया था नेगेटिव 5,000 और इनकम टैक्स भी पे किया 5,000, जो कि मेरा 1,21,000 मेरा आंसर आया। ठीक है, तो ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। 2013 का आईएससी का सम था, अच्छे से देख लो इसको, बार बार रिपीट करके ये वीडियो देखो। ये यूट्यूब में हम छोड़ेंगे तो इसको ऑफलाइन सेव भी कर सकते हो और बार बार इसको देखो कि एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्या क्या एडजस्टमेंट है क्या क्या नहीं है। बहुत सारा वीडियो हम डाल रहे हैं और ये सब देखते रहो। तो मेरा यहाँ पर देखो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और एक चीज स्टूडेंट हम बताने जा रहे हैं कि कैश फ्लो कभी कभी यूज भी होता है, कभी कभी फ्रॉम होता है। ये जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में अगर आएगा तो फ्रॉम ही लिखेंगे, अगर ये एक्टिविटीज मेरा नेगेटिव में आएगा तो हमको माइनस में लिखना है। ठीक है, अगर नेगेटिव में आएगा तो यूज लिखेंगे और पॉजिटिव में आएगा तो प्लस लिखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखते रहो स्टूडेंट। सारा लेजर हम लोग को जिस चीज का रिलेटेड है उसका लेजर भी बनाना है। ये छोटा सम है, ज्यादा बड़ा सम नहीं है। इसको अच्छे से देखते रहो तो आगे भी तुम लोग का हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।